हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सेक्शन 28 से लेके 29A तक पढ़ाया था, आज मैं आगे अब कंटिन्यू करूँगी सेक्शन 30 से लेके 33 तक। और मैं उसमें आपको वीनस के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगी कि वीनस में इन सेक्शनों को कहाँ बताया गया है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे सेक्शन 30 हमारा मूल्यवान प्रतिभूति की बात करता है कि मूल्यवान प्रतिभूति होता क्या है। तो मूल्यवान प्रतिभूति के लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो हमारा कोई दस्तावेज होना चाहिए और दूसरा उस दस्तावेज से कोई हमारा विधिक अधिकार सृजित होना चाहिए। चाहे वो विधिक अधिकार सृजित हो या विस्तृत हो या अंतरित हो या निर्बंधित किया जाए, तो इन दो बातों के होने पर हमारा वो डॉक्यूमेंट्स मूल्यवान प्रतिभूति का कहलाएगा। जैसे मान लीजिए शादी हुई, कोर्ट में कोई शादी करता है तो वहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच आपसी समझौते के साथ शादी हो रही है, उसमें लिखा पढ़ी के साथ शादी हो रही है, यानी डॉक्यूमेंट्स भी है और डॉक्यूमेंट्स में विधिक अधिकार का सृजन भी हो रहा है। तो वहाँ पे वो शादी को हम मूल्यवान प्रतिभूति के एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा तलाक भी हुआ, आपसी समझ से जब हम तलाक ले रहे हैं तो वहाँ भी एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहा है और वो विधिक अधिकार को भी सृजित कर रहा है। अब देखते हैं कि विस्तृत, अंतरित और निर्बंधित को कैसे हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक किराएदार है और एक मकान मालिक है, तो किराएदार और मकान मालिक के बीच समझौता होता है कि हम 5 सालों के लिए हम आपके यहाँ किराए पे रहेंगे, और वो 5 सालों के लिए अपना जो भी नियम कानून था उन दोनों के बीच उन्होंने लिखा पढ़ी के साथ कर लिया। अब क्या हुआ कि उस किराएदार को कोई ज़रूरत आ गई और वहाँ पे वो और रहना चाह रहा है, तो वो अपने मकान मालिक से जो भी उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, उस दोनों के बीच जो भी बातचीत हुआ था उसको आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि मैं आपके यहाँ मान लीजिए अब 10 साल के लिए रहूँगा। तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, अपने किराए को जो भी नियम कानून थे उसको लागू करते हुए उसको विस्तृत किया। तो यहाँ पे भी हम अब मूल्यवान प्रतिभूति ही उसे बोलेंगे। अब वर्ड अंतरित जो है वो हमारा कैसे यूज हुआ मूल्यवान प्रतिभूति में। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी दुकान कहीं पे खोली है और वो मकान मालिक से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि और पगड़ी वगड़ी जो होता है वो सब आपस में लिया दिया था। फिर क्या हुआ कि मैं दुकान मुझे किसी कारणवश छोड़ के जाना पड़ा और उस दुकान का अब कोई और मालिक बन रहा है। तो क्या हुआ कि जिससे किराए पे उसने वो दुकान लिया था, अब तो वो व्यक्ति जा रहा है, तो उसने कहा कि अब जैसे मान लीजिए मेरा भाई अब मेरी जगह बैठेगा, तो अब उसके भाई और उस मकान मालिक के बीच तब बातचीत जो होगी वो आगे बढ़ेगी। यानी उसने अपना जो मकान लिया था अब वो अपने जो अपनी दुकान के लिए लिया था वो अपने भाई के ऊपर सौंप दिया, अंतरित कर दिया उसके ऊपर कि अब जो भी बातचीत आप और उनके बीच किराए की या जो भी होगी वो अब हमारे भाई के साथ होगी, मेरे साथ नहीं होगी। तो वहाँ पे ये अंतरित का रूल आया, तो वहाँ पे भी उसे मूल्यवान प्रतिभूति ही बोलेंगे। अब निर्बंधित क्या हुआ? निर्बंधित मतलब जैसे किसी कार्य के लिए किसी को रोक दिया जाए, निर्बंधित कर दिया जाए, तो भी वहाँ पे ही मूल्यवान प्रतिभूति ही आता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कोई फादर है अपने किसी बच्चे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। अब वो ये चाहता है कि वो उसके मन में ये है कि ये बहुत ही बदमाश बच्चा है मेरी जो संपत्ति है उसको नष्ट कर सकता है या इसका मिसयूज कर सकता है, इसलिए उसने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए उसमें ये एकदम निर्बंधित कर दिया कि मेरे इस बच्चे को मैं अपने इस संपत्ति से बेदखल एकदम कर देता हूँ, निर्बंधित कर देता हूँ। अब इस संपत्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे भी वो मूल्यवान प्रतिभूति ही बोला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल्यवान प्रतिभूति के लिए डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट में कोई विधिक अधिकार भी उत्पन्न होना चाहिए, चाहे वो विधिक अधिकार सृजित हो रहा हो, विस्तृत हो रहा हो, अंतरित हो रहा हो या निर्बंधित हो रहा हो। तो ये था हमारा
मूल्यवान प्रतिभूति। अब चलिए हम सेक्शन 31 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 31 हमारा क्या विल की बात करता है, वसीयत या इच्छा पत्र। आईपीसी में इसकी परिभाषा तो या इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, बस यही जनरली बोल दिया है विल या वसीयत या इच्छा पत्र होता है। तो लेकिन हम समझेंगे कैसे कि ये हमारा वसीयत या विल होता क्या है। तो वसीयत या विल वो होता है जो उस डॉक्यूमेंट को बना रहा हो जो व्यक्ति, वो जीवित हो और वो जीवित रहते हुए कोई घोषणा करे कि मेरे मरने के बाद मेरी यह संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होगा यह मतलब यह व्यक्ति होगा। तो वही वो जो बनाता है उसी को क्या कहते हैं, वसीयत या इच्छा पत्र। यानी उसने अपने इच्छा से बताया है कि उसकी संपत्ति का फलाधिकारी होगा, तो वही हमारा होगा वसीयत। अब इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 2 में बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। जब उसको मैं कभी पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत विस्तृत से बनाऊंगी। अभी आईपीसी में आप इतना ही जान लीजिए कि वसीयत का मतलब इच्छा पत्र होता है जो जीवित व्यक्ति यह घोषणा करता है कि मेरे संपत्ति का उत्तराधिकारी ये कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वही होता है हमारा वसीयत या इच्छा पत्र। अब चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 32 की तरफ। क्या है, कार्यों का निर्देश करने वाले उपबंध लोप पर भी लागू होते हैं। सेक्शन 2 में आईपीसी में यह एक्सप्लेन किया गया है कि कार्यों का निर्देश करने वाले जो नियम कानून हैं, यानी जो हमारे एक्ट के ऊपर जो नियम कानून और उपबंध लगते हैं, वही नियम कानून हमारे लोप पर भी लागू होंगे। जैसे कार्य का जो इन्होंने बताया है, कार्य का एक्ट का मतलब ये हुआ कोई इलीगल वर्क, यानी कि जो काम हमें कोई ऐसा काम जो हमें विधि द्वारा नहीं करने के लिए कहा गया है कि हम ये काम करेंगे तो हमारा अपराध होगा, उस काम की बात बताई गई है। तो वही कार्य कहा गया है कि उसके जो निर्देश जो हैं वही हमारा ओमिशन यानी लोप पर भी लागू होंगे। जो एक्ट के रूल हैं वही हमारे लोप पे भी लागू होंगे। अब चलिए हम आपको बताएं कि लोप क्या होता है। लोप होता है कि जिस कार्य को हमें करना चाहिए था, यानी ओमिशन क्या है, जिस कार्य को हमें करना चाहिए था उस कार्य को हम ना करें, यानी जो कार्य हमारे लिए करना जरूरी था, एक लीगल वर्क था, उस कार्य को हम ना करें तो वहाँ पे हमारा लोप कहा जाएगा। जैसे कोई इंस्पेक्टर है, वो झूठे इल्जाम में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो लोप कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो वो भी पनिशमेंट का हकदार होगा। अब ये नहीं है कि वो इंस्पेक्टर है तो वो ये सब काम कर सकता है, तो उसने जो कि लोप किया है, ओमिशन किया है, इसलिए वहाँ पे वो अपराधी होगा। अब जैसे एक केस था लतीफ़ खान वर्सेस सम्राट 1892 का केस था। उसमें पुलिस कस्टडी में एक आदमी एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति को एक पुलिस पीट रहा था और उसके साथ एक और पुलिस वाला था। उसने उसको मना नहीं किया कि मत मारो इसको, तो जो दूसरा पुलिस वाला था वहाँ पे वो लोप का अपराध किया, क्योंकि उसका यह कर्तव्य था कि वो उसको गलत काम करने से रोके, पर उसने रोका नहीं, तो वहाँ पे हमारा उस पर भी लोप लगेगा। अब जैसे हमारा FIR, कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि FIR मुझे रिपोर्ट करानी है, लेकिन पुलिस वाले ने FIR लिखने से मना कर दिया, तो वहाँ पे भी पुलिस वाले ने लोप किया है, ओमिशन किया है, तो वो दंड का अधिकारी होगा। यही था हमारा सेक्शन 32। तो वो कहता है कि जहाँ जहाँ एक्ट है वहाँ पे ओमिशन के लिए भी वही पनिशमेंट होंगे जो हमारा एक्ट के लिए है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 33 की तरफ। तो सेक्शन 33 में कार्य या लोप को बताया गया है कि कार्य और लोप कैसे कई बार किए जाएं या एक बार किए जाएं तो उसमें क्या होता है। जैसे कोई एक्ट यदि सीरीज एक्ट के साथ हो रहा हो तो उसे सिंगल एक्ट ही कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को चाकू मारा,
तो वो चाकू एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, ऐसे करके कई बार चाकू मारा। तो वहाँ पे जो हमारा ये सीरीज ऑफ एक्ट हुआ, तो सीरीज ऑफ एक्ट को सिंगल एक्ट ही माना जाएगा। तो यही कहा जाएगा कि उसने अगले पर्सन को चाकू मारा। अब इसी तरह से ओमिशन यानी लोप को भी इन्होंने बताया है कि सीरीज ऑफ ओमिशन भी सिंगल सीरीज ओमिशन ही माना जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, कोई व्यक्ति एफआईआर कराने आया, अब पुलिस वाले ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी, मना कर दिया। फिर कुछ दिन बीता, फिर वो अपना एफआईआर कराने आया, फिर पुलिस वाले ने फिर मना कर दिया। फिर दोबारा वो आया, ऐसे कई बार वो आया अपना एफआईआर लिखाने, लेकिन पुलिस वाले ने बार बार मना कर दिया। तो यहाँ पे ओमिशन कर रहा है पुलिस वाला, तो उसे सिंगल ओमिशन ही माना जाएगा। वो भले बार बार एक ही वर्क को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही गलत काम को बार बार कर रहा है, तो वहाँ सिंगल ही माना जाएगा। ऐसे हमारा एक केस है, ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब राज्य का केस है। शादी हुई, ससुराल में लड़की गई, लड़की को रोज़ खाना नहीं दिया जाता था। एक दिन दिया गया 1 रोटी, दूसरे दिन 2 रोटी, तीसरे दिन नहीं दिया गया। ऐसे करके धीरे धीरे उसे खाना कभी कम कर देते एकदम, कभी नहीं देते थे, यही सब करते थे। एक दिन मौका पार के वो लड़की भाग गई और वो गई हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने उसका चेकअप वगैरह किया तो बहुत कमज़ोर मतलब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये कुछ दिन और खाना ना पाती तो ये मर सकती थी। तो वहाँ जो हमारा केस जब निचली अदालत में गया, तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि ये सेक्शन 307 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि उसको खाना दिया जा रहा था। उसको खाना एकदम से बंद अगर कर दिया गया होता तब वहाँ लगता कि उसको भूखे मारने का वहाँ इरादा था उसका। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सेक्शन 307 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस लागू होगा, क्योंकि वहाँ उनका इरादा ही था कि उसे खाना रोज़ रोज़ न दे करके एक दिन ऐसा हो जाए कि ये कम खाने की वजह से या खाना न पाने की वजह से मर जाए। तो उनका यही इरादा था। तो वो भले थोड़ा थोड़ा करके खाना देते थे, लेकिन वो काम तो वही करना चाह रहे थे ना, उसको मारना चाह रहे थे। तो इसलिए वहाँ पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस लागू होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 33। अब आज देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 30 पढ़ा मूल्यवान प्रतिभूति, सेक्शन 31 पढ़ा बिल या वसीयत, सेक्शन 32 पढ़ा कार्य और निर्देश। कार्यों का निर्देश करने वाले उपबंध लोप पे भी लागू होंगे। और सेक्शन 33 में मैंने पढ़ा कार्य या लोप या का जो सीरीज ऑफ एक्ट हो या सीरीज ऑफ ओमिशन हो, वो 1 एक्ट या 1 ओमिशन ही माना जाएगा। तो ये था हमारा आईपीसी। अब चलिए हम देखते हैं कि बीएनएस में हमारा ये जो मूल्यवान प्रतिभूति है, बिल है, ये सब कहाँ बताया गया है। तो बीएनएस के सेक्शन 2 के सब क्लास 3 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है और चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको आईपीसी में बताया। वहाँ पे कुछ बदला नहीं है, सिर्फ सेक्शन बदल गया है। सेक्शन 2 के सब क्लास 34 में हमारा बिल यानी बताया गया है। जो हमने आईपीसी को आपको 31 में बिल के बारे में बताया, सेम वही उन्होंने सेक्शन 234 में बताया हुआ है। बाकी चीज़ें उन्होंने वही दी है जो हमने आपको बताया। और ये कार्य लोप को उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन 3 में, जो जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से दिया हुआ है। तो ये था हमारा बीएनएस में क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।